सलाहकार और फॉलो के तौर पर बिना एलजी की इजाजत के केजरीवाल सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर मोटी सैलरी दे रहे थे, लेकिन करीब साल भर पहले करीब 400 लोगों की सेवा उपराज्यपाल ने समाप्त कर दी क्योंकि वे पूरी तरह से अयोग्य थे। लेकिन सेवा समाप्त किए जाने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड में उनकी गतिविधियां जारी रहीं। इतना ही नहीं, आतिशी मार्लेना की कृपा से वह व्यक्ति उस महत्वपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन रहा है जो महत्वपूर्ण फैसले करता है। इस ग्रुप में वो चीफ इंजीनियर को हटाने तक की गतिविधियों में सक्रिय रहा। विजिलेंस विभाग ने एक कदम से दिल्ली सरकार के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है और दरअसल विजिलेंस विभाग का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड में एक सलाहकार पिछले साल अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद इससे जुड़े मामलों में निर्देश दे रहा था और सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, और ऐसी गतिविधियां दिल्ली जल बोर्ड की सुरक्षा, संरक्षा और अखंडता से समझौता करती हैं। विभाग ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को रेफर कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस कदम को विच हंट कहा है। एसीबी के संयुक्त आयुक्त को लिखे पत्र में सतर्कता विभाग के विशेष सचिव ने लिखा कि अंकित श्रीवास्तव और एलजी के अप्रूवल के बिना डीजेबी में सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। वे हाई प्रोफाइल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम मंत्री समूह है। ये ग्रुप महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। वे तब भी इसका हिस्सा थे जबकि उन्हें सलाहकार, हाइड्रोलिक्स और वाटर बॉडीज के पद से हटा दिया गया था। पिछले साल जुलाई में एलजीवी के सक्सेना ने निर्देश दिया था कि दिल्ली सरकार द्वारा फॉलो और सलाहकार के रूप में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी जाएं। उन्होंने कहा था कि नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। एसीबी को लिखे पत्र में विशेष सचिव सतर्कता ने डीजेबी के सतर्कता विभाग से मांगे गए और मिले जवाब का हवाला दिया, जिसमें कहा था कि श्रीवास्तव 5 अक्टूबर 2023 तक व्हाट्सएप समूह के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। दिल्ली जल बोर्ड की सतर्कता रिपोर्ट में यह पता चलता है कि श्रीवास्तव निर्देश दे रहे हैं और चीफ इंजीनियर को हटाने तक में एक्टिव रूप से भाग ले रहे थे। इस तरह की गतिविधियां डीजेबी की सेफ्टी, सुरक्षा और अखंडता के साथ समझौता करने के अलावा कुछ नहीं है। डीजेबी के संदर्भ में सीबीआई और ईडी द्वारा कई मामलों की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सूरत में शर्मिंदगी उठाने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है। वजह यह कि नामांकन खारिज होने के बाद से नीलेश कुंभानी लगातार गायब हैं। उनके घर पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि नीलेश कहां हैं। हालांकि नीलेश का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया, लेकिन कुंभानी के गायब होने के बाद से कांग्रेस सख्ते में है। चर्चा यह है कि कुंभानी अब बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को एक और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अभी सूरत में साम दाम दंड भेद के बूते जीत हासिल करने का आरोप लगा रही है, लेकिन जब पार्टी का कैंडिडेट ही गायब हो तो फिर दूसरों पर आरोप लगाने का क्या फायदा। असल में कुंभानी ने ही नामांकन खारिज किए जाने की पूरी कहानी लिखी थी, इसलिए कुंभानी ने अपने नामांकन पत्र में प्रस्तावकों के कांग्रेस कार्यकर्ता, कैडर मेंबर के बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धमेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोलडिया को बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। फिर चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीलेश के घर पर प्रदर्शन के बाद गद्दार का पोस्टर लगाया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पाटीदार समाज से आने वाले कुंभानी की गुमशुदगी के पीछे की कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा यहां तक है कि कुंभानी ने ही मैच फिक्सिंग की हुई थी। कुंभानी ने मामले में कांग्रेस को ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया जहां पर पार्टी हार कर भी बीजेपी को नहीं घेर पा रही। सूरत सीट से मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित हो जाने के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई विस्तृत बयान नहीं आया। सूरत कांग्रेस के नेताओं को भी कुंभानी का पता नहीं है। शहर कांग्रेस कमेटी में पहले से गुटबाजी है। सूरत कांग्रेस के नेताओं को भी कुंभानी का पता नहीं। सूरत कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कुंभानी अपनी उम्मीदवारी में पार्टी नेताओं को दरकिनार करके अपने सगे संबंधी और दोस्तों को प्रस्तावक बनाते हैं। ऐसे में पार्टी के नेता करें तो भी क्या। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की जीत के बाद नीलेश कुंभानी की गुमशुदगी से राजनीति गरमाई हुई है।
कुंभानी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस कानूनी विकल्पों पर भी आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरत जैसी अहम सीट पर पार्टी ने किसकी सिफारिश पर और कैसे नीलेश कुंभानी पर दांव खेला। बीजेपी की सूरत में निर्विरोध जीत ने कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका दिया। सूरत से आम आदमी पार्टी में गुजरात में कदम रखा था और आम आदमी पार्टी सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी दल है। सूरत में कांग्रेस के नेता असलम साइकिल वाला पहले ही कुछ सवाल खड़े कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं ने कुंभानी पर डील करने का आरोप लगाया है। Bureau Report, News of India. पश्चिम बंगाल में SLST भर्ती घोटाले में नौकरी पाने वाले 25,753 नियुक्ति शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीधे ममता बनर्जी को अपने निशाने पर लिया और कहा कि ममता कैबिनेट को अच्छी तरह से पता था कि रिश्वत लेकर नौकरियां दी गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये बात हैरान कर देने वाली है कि बंगाल सरकार की कैबिनेट को सब कुछ पता था, फिर भी फर्जी तरीके से नौकरियां दी गई। ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान इस हाईकोर्ट के फैसले से नाराज ममता बनर्जी ने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। उनकी सरकार आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे साबित हो गया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी SSC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि हाईकोर्ट का पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम शीर्ष अदालत का रुख करेंगे। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अदालत के फैसले को उचित करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई 20 मार्च को पूरी हुई थी और पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 22 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि ये स्तब्ध करने वाली बात है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल स्तर पर चयन प्रक्रिया में फर्जी तरीके से प्राप्त की गई नौकरियों को बरकरार रखने के लिए निर्णय लिया गया, जबकि इस बात की उन्हें भली भांति जानकारी थी कि ये नियुक्तियां पैनल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद की गई थीं। अदालत ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो CBI उनमें से प्रत्येक को हिरासत में लेकर पूछताछ करे। पीठ ने कहा कि अस्थायी अवधि के लिए यदि पद सृजित करने के सिलसिले में CBI जांच जरूरी है ताकि घोटाले की प्रकृति और दायरा तथा इसमें शामिल लोगों को उजागर किया जा सके। कुल 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी 2016 की SLST परीक्षा में शामिल हुए थे। बेंच ने उन लोगों को भी निर्देश दिया जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। उनके द्वारा लिए गए सभी वेतन और लाभ वापस कर दें क्योंकि इसे अपराध की आय माना जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने 282 पन्नों के अपने फैसले में CBI को उसके द्वारा दर्ज किए गए सभी 4 मामलों में आगे की जांच करने और खाली OMR शीट जमा करने के बाद नियुक्ति पाने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ के निर्देश दिए हैं। CBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले की जांच पूरी की और एक रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी थी। जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कथित घोटाले के वक्त SSC में विभिन्न पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संजय सिंह, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज टाइप नेताओं की तरफ से फैलाई जा रही अफवाहों और कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा है। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद जब केजरीवाल के कविता और चरणप्रीत सिंह को अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने तीनों को फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मतलब अब केजरीवाल 5 मई तक तिहाड़ में ही रहने वाले हैं। के कविता को भी तिहाड़ जेल में रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत CBI के केस में बढ़ाई है जो दिल्ली शराब नीति से जुड़ी हुई है। केजरीवाल की कविता और चरणप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसी तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगभग एक हफ्ते पहले 15 मार्च हैदराबाद से ED ने की कविता को अरेस्ट किया। चरणप्रीत की गिरफ्तारी 15 अप्रैल को हुई थी। न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया जब कोर्ट ने केजरीवाल की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें केजरीवाल ने मांग की थी कि उन्हें पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी में अपने डॉक्टर से रोजाना 15 मिनट तक मेडिकल कंसल्टेशन की इजाजत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया कि केजरीवाल को जरूरी मेडिकल इलाज दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को किसी निजी डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह नहीं दी। सुनीता केजरीवाल जिस तरह का भोजन केजरीवाल को भेजती रहीं, कोर्ट ने उस पर भी आश्चर्य जताया और कहा कि ब्लड शुगर के मरीज को उसके घर वाले ऐसा खाना कैसे भेज सकते हैं। इसके बाद
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेडिकल बोर्ड जो डाइट तय करे केजरीवाल को वही खाना दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी नाराजगी जता चुकी है और अब संजय सिंह ने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। संजय सिंह ने अपनी तरफ से बेहद ही विचित्र किस्म के आरोप, जिसके कोई सबूत उनके पास नहीं है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सीसीटीवी के लिंक मांगकर तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। संजय सिंह ने ये भी कहा कि केजरीवाल तिहाड़ में हर दिन झाड़ू लगाते हैं। हालांकि इस किस्म के आरोपों के कोई सबूत संजय सिंह के पास नहीं है। माना जा रहा है कि कानूनी मोर्चे पर पिछड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी को कोई दूसरी कहानी चाहिए। इसी वजह से संजय सिंह ने ऐसा बेकार किस्म का आरोप लगाया। अदालत ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स डायरेक्टर के जरिए गठित एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करे और इसमें एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट शामिल होंगे। ये तय करेगा कि केजरीवाल के खून में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। साथ ही बोर्ड उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके 3 सीटें हासिल तो कर ली, लेकिन आपसी खींचतान और गुटबाजी की वजह से 2 सीटें तो पहले से ही हारती दिख रही है। वजह ये कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को न तो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पसंद है और न ही उदित राज की। इसी वजह से पहले कन्हैया कुमार को अपमानित होकर प्रदेश कार्यालय से चुपचाप खिसकना पड़ा और अब जब उदित राज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी ने अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ताओं ने उदित राज की गाड़ी को घेरने की कोशिश भी की। इससे गुस्साए उदित राज ने कहा कि नारेबाजी करने और करवाने वाले नेताओं की वजह से ही कांग्रेस पिछले चुनाव में दिल्ली में 4% वोट पर सिमट गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के संग्राम में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिए, लेकिन चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल को छोड़ बाकी दोनों कन्हैया कुमार और उदित राज का जमकर विरोध हो रहा है। कन्हैया कुमार से तो संदीप दीक्षित बैठक के दौरान उलझ ही गए और कन्हैया कुमार को बाहरी तक कह डाला। कांग्रेस के स्तर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार का लगातार विरोध हो रहा था। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली या फिर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी तरह उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज की जगह भी पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान या फिर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने की सिफारिश स्क्रीनिंग कमेटी ने की थी, लेकिन आलाकमान ने कन्हैया कुमार और उदित राज को दिल्ली पर थोप दिया। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की मांग चौतरफा थी। उनको टिकट दिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सिर्फ एकमात्र जेपी अग्रवाल का टिकट ही सही मायने में सही है, बाकी तो बस पार्टी का भगवान ही मालिक है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि दिल्ली में पार्टी वैसे ही हाशिए पर खड़ी है। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को दरकिनार किया जाना संगठन के हित में बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस लगातार इस बात की मांग उठा रहा था कि दोनों जगहों से स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी बातों को दरकिनार कर दिया। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासा गुस्सा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले ही बाहरी लोगों को चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे और लगातार चेतावनी दे रहे थे कि उनको टेबल लगाने वाले भी पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन चांदनी चौक सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल के उतरने से भाजपा के साथ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अग्रवाल ने इस सीट से 3 बार 1984, 89 और 96 में लोकसभा प्रतिनिधित्व किया। वहीं व्यापारियों के गढ़ में भाजपा ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को उतारा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल की व्यापारियों में गहरी पैठ है। माना जा रहा है कि चांदनी चौक सीट पर जेपी अग्रवाल एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन के साथ आने वाले चुनाव में चौंका सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पुराने वोट बैंक के साथ आम आदमी पार्टी का समर्थन भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है। हर चुनाव के वक्त टीएमसी पूरे बंगाल में हिंसा के सहारे चुनाव जीतती रही है। चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा और फिर नतीजों के बाद हिंसा। पश्चिम बंगाल की सालों से यही कहानी है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और रामनवमी के जुलूस पर हमला हो जाता है, पत्थर लाठियां चलती हैं, कहीं विपक्षी उम्मीदवार का घर घिरा जाता है तो कहीं उन पर हमले हो रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो वे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी पूरी हिंसा को अपने हिसाब से जस्टिफाई करती हैं। टीएमसी के इस खेल से नाराज कलकत्ता हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि वे पश्चिम बंगाल के उन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की अनुमति नहीं देंगे जहां रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
कोर्ट ने ये टिप्पणी 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सुनवाई के दौरान की। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर लोग शांति और सद्भाव से नहीं रह सकते हैं तो हम कहेंगे कि चुनाव आयोग इन जिलों में संसदीय चुनाव नहीं करा सकता है। यही एकमात्र तरीका है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे कि बहरामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीख पीछे कर दें। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा मामले की प्राथमिक सुनवाई के दौरान की, जहां लोग 8 घंटे शांति से अपना त्योहार नहीं मना सकते, वहां अभी वोट कराने की जरूरत नहीं। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की एनआईए जांच की मांग को लेकर याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और अब मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद अगर दो समूह के लोग इस तरह से लड़ रहे हैं तो वे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लायक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि रामनवमी पर कोलकाता में भी इसी तरह के जुलूस निकले थे, लेकिन कोई हिंसा की खबर नहीं आई। पीठ ने कहा कि कोलकाता में भी 23 जगह हैं जहां जश्न मनाया गया, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर एमसीसी लागू होने पर ऐसा होता है तो राज्य पुलिस क्या करती है, केंद्रीय बल क्या कर रहे हैं, दोनों झड़पों को रोक नहीं सके। पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि हिंसा से संबंधित मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पर राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सीआईडी ने अब जांच अपने हाथ में ली है। पीठ ने जवाब दिया था कि हमारा प्रस्ताव है कि हम भारत के चुनाव आयोग को एक सिफारिश करेंगे, जो लोग शांति से जश्न नहीं मना सकते उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी भी सीट पर चुनाव स्थगित करने पर कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रस्ताव देगा कि बहरामपुर में चुनाव स्थगित करा दिया जाना चाहिए, जो मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सांप्रदायिक झड़पों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई शुक्रवार 26 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।